हाँ भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ लिया था और जस्ट उसके बाद हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ भी कंप्लीट कर लिया था। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ भी हम अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। आज हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। क्या वेपर प्रेशर में चेंजेस आएंगे कि जब हम कोई सॉलिड उसमें ऐड करेंगे। अब देखेंगे सॉलिड जो होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा, अभी पढ़ाता हूं, उसको देखते हैं। उसके बाद एक हमने देखना है आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हमने किसी लिक्विड में, मतलब सॉलिड इन अ लिक्विड, हमने किसी लिक्विड में सॉलिड डाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। देखो बेटा जी, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो ये बोलता है कि बेटा जी वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर्स का जो प्रेशर होता है वो घट जाता है। क्यों घटता है जरा उसको सीखते हैं। देखो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अगर बात की जाए तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वोलेटाइल वो चीजें होती हैं बेटा जी जो इवेपोरेट करती हैं, नॉन वोलेटाइल वो होंगे जो इवेपोरेट नहीं करेंगे। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालना है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी कौन सा, हम सॉलिड डाल रहे हैं। जैसे कि मान लो हम इसमें डाल दें ग्लूकोज, ठीक है, हम NaCl डाल सकते हैं या फिर हम डाल लें यूरिया। अगर हम इस टाइप का कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करें, और सॉल्वेंट कैसा नेचर का होता है, वोलेटाइल नेचर का, सॉल्वेंट कैसा हो, वोलेटाइल नेचर का, तो वेपर प्रेशर घट जाता है। जरा समझते हैं इसका क्या मतलब है। मान लो बेटा जी ये मेरा एक सॉल्वेंट है, ठीक है, यहां पर मैंने कोई भी सॉल्वेंट ले रखा है, वाटर मान लो, वाटर ही मान लो, ठीक है। तो सॉल्वेंट है, इसके वेपर्स बनेंगे, सॉल्वेंट है, इसके वेपर्स बनेंगे। तो सॉल्वेंट के अगर वेपर्स बनेंगे तो यहां पर इसका ये अपना प्योर का वेपर प्रेशर होगा। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं बेटा जी इस सब के बारे में कि ये हमारा प्योर का वेपर प्रेशर होगा। यानी कि अगर मान लो बेटा जी मैं सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहा हूं, अगर मैं सॉल्वेंट को ए से डिनोट कर रहा हूं तो इसमें से जो वेपर्स का प्रेशर बन रहा होगा, ये मेरा लिक्विड है, जो वेपर्स का प्रेशर बन रहा होगा वो पी नॉट ऑफ ए कहलाएगा, क्योंकि वो प्योर ए का है, उसमें अभी और कुछ नहीं मिला हुआ है। क्लियर है, वो अभी प्योर ए का है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जैसे ही मैं इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं तो क्या होगा, अभी मेरा ये सॉल्यूशन बन गया। अब मेरे पास, पहले मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, अब मेरे पास इसमें क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब जो ये सॉल्यूशन होगा तो बेटा जी ध्यान से समझो, पहले मेरे जो सरफेस थे, पहले जो मेरा सॉल्वेंट का सरफेस था वहां पर केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही थे। अब जो सॉल्यूट इसमें मैंने घोला है, अब सरफेस पे क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं, मान लो ये जो ब्लैक वाले हैं ये हमारे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर सॉल्वेंट के भी आ गए, कुछ सॉल्यूट के भी आ गए, कुछ सॉल्वेंट के आ गए, कुछ सॉल्यूट के आ गए, कुछ सॉल्वेंट के आ गए, कुछ सॉल्यूट के। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्या होगा, सरफेस पे हमारे पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब एक बार सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए तो वो, उनका अपना तो कोई वेपर प्रेशर नहीं है, अरे वो खुद तो वेपर्स बनाएंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूट जो है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, उनके खुद के तो कोई वेपर प्रेशर है नहीं। तो वो जो पहले सॉल्वेंट जो पूरा का पूरा वेपर्स बना रहा था, अब सरफेस पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्या होगा, जो सरफेस पे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस पे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, और सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे कम हो गए तो वेपर्स भी कम बनेंगे, और वेपर्स भी कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या कहा मैंने कि जैसे ही हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बहुत ध्यान से समझ लो क्योंकि इसके बाद हमें जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हर एक में हम एक ही काम करेंगे, ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट। तो समझ लो होगा क्या, जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में
तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि पहले जो प्योर सॉल्वेंट था तो सरफेस पे केवल पूरा का पूरा सॉल्वेंट था, तो उसके तो वेपर्स बन रहे थे और उसके वेपर्स बन रहे थे, तो उसके वेपर्स का जो प्रेशर आया वो आया प्योर ए का, तो उसको मैंने बोल दिया पी नॉट ए। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पे जो सरफेस पे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो बहुत कम हो गए। अगर सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कम हो गए तो वेपर्स भी कम बनेंगे, और वेपर्स भी कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लो इसे। क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। अब फटाफट से आगे चलते हैं और सिलेबस को करते हैं धीरे धीरे खत्म। चलिए आज एक नया टॉपिक, ठीक है, वेपर प्रेशर का थोड़ा सा बचा था वो खत्म कर लिया। अब हमें स्टार्ट करना है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले आइडियल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे कहा जाता है कि सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, solutions which obey Raoult's law over the entire range of concentration, उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से ओबे करें उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ क्या था? राउल्ट्स लॉ ने हमें बताया कि किसी सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। इससे पहली वाली वीडियो उसमें पूरा का पूरा राउल्ट्स लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करा है। जिसने राउल्ट्स लॉ नहीं पढ़ा उसको प्लीज देख ले, क्योंकि ये वाला लेक्चर समझने के लिए राउल्ट्स लॉ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमें इसके ग्राफ भी पढ़ने हैं कि किस तरीके से क्या चीज ओबे करेगी और अगर नहीं ओबे करा तो क्या होगा। ठीक है, समझते हैं भाई इसका क्या मतलब है। और इसमें ये तो ठीक है डेफिनेशन, दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग वो भी जीरो होगा और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग वो भी क्या होगा? जीरो। तो जरा देखते हैं क्या हिसाब है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा वी यानी कि टोटल चेंज इन एंथैल्पी वो भी जीरो, टोटल चेंज इन वॉल्यूम वो भी क्या होगा? जीरो। जरा समझाते हैं। जैसे कि मान लो एक मैंने बाइनरी सॉल्यूशन लिया, तो बाइनरी सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने दो कंपोनेंट ले लिए। मान लो मैंने ये ए लिया, ये मैंने बी लिया। ठीक है, ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, और इन दोनों से मैंने मिला दिया, तो यहां पर मेरा बाइनरी सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। तो ये ए बी जो है मेरा बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसमें ए बी है बेटा जी और बी भी है, ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक ए डाला है और एक बी डाला है। तो ये क्या कहता है कि जो आपने ए लिया है, मान लो ए आपने लिया 20 ml और बी आपने ले लिया मान लो 30 ml। एक आपने 20 ml ले लिया, एक आपने 30 ml। तो ये कहता है कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 50 ml। क्या कहता है? जो इसका वॉल्यूम होगा 50 ml। क्यों? इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? टोटल चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 50 में से माइनस कर देंगे इनिशियली कितना था उसका 20 और 30, तभी ये मेरा क्या आ जाएगा? जीरो बेटा जी। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब क्या है। अब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का क्या मतलब है, जरा इसको समझते हैं। देखो भाई ध्यान से समझना, ध्यान से। ठीक है, जब बेटा जी एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां पे समझते हैं, यहीं पे समझते हैं इसको। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम का मिक्सिंग तो समझ में आ गया होगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग समझना जरूरी है। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग को समझो। मान लो ये मैंने ए लिया था, ठीक है, तो ये ए मैंने अगर कोई कंपोनेंट लिया है तो ये प्योर ए है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो यहां पर जो इंटरेक्शन होंगे वो ए और ए के बीच में ही होंगे, जो भी बॉन्ड बन रहे होंगे वो ए और ए के बीच में ही होंगे, जितने भी बॉन्ड मेरे यहां पर फॉर्म हो रहे हैं वो ए के बीच में बन रहे हैं। और यहां पर मैंने एक दूसरा कंपोनेंट ले लिया, इसको बी मान लो, तो यहां पर ये भी प्योर का होंगे भाई। अरे बोलो बेटा जी, ये भी प्योर का ही होगा, और प्योर का होगा तो यहां भी बी का बी के साथ, बी का बी के साथ,
बी का बी के साथ, तो सारे इंटरेक्शन यहां सेम होंगे। क्लियर है? अब इन दोनों को मैंने मिला दिया, इन दोनों को मैंने मिलाया, तो अब जब सोल्यूशन बना, ध्यान से समझना, अब जब सोल्यूशन बना तो ये यहां ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होंगे। समझ में आया? पहले ए के बीच में थे, बी के बीच में थे, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो अब नए इंटरेक्शन बने होंगे, यानी कि ए बी के बीच में इंटरेक्शन बने होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए और ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ए और ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, बी और बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और ए और बी के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का क्या मतलब है? ए बी का बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी लगेगी, ए बी का बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, याद रखो, ध्यान रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी हम लोग देते हैं, एनर्जी गिवन, हम एनर्जी देते हैं तब वो टूटती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी जो होती है बेटा रिलीज होती है। ध्यान रखना, बॉन्ड फॉर्म होते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, तो वो क्या कहता है कि ए बी का बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी निकल रही है, जो मैग्नीट्यूड ए बी का बॉन्ड बनने में है, वो बराबर होगा ए और ए का बॉन्ड तोड़ने में और बी का बॉन्ड तोड़ने में। क्लियर है? एक बार फिर से समझो, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो का मतलब क्या है? ए बी का नया बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, ए बी का नया बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो उसमें से अगर मैं माइनस करूंगा ए का बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी देनी पड़ी और बी का बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ी, वो दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो उनका समेशन ऑलवेज जीरो आएगा। समझ लो, मान लो ए बी का बॉन्ड बनने में लेट कर लेते हैं कि यहां पर 80 किलो जूल एनर्जी निकली। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, 80 किलो जूल एनर्जी निकली, तो इसके में हो सकता है 40 यहां से निकली हो, 40 यहां से लगी हो, ताकि जो मेरा डेल्टा एच आए वो क्या आएगा? 80 किलो जूल इसका, इसमें से माइनस करेंगे 40 उसकी और 40 इसकी, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? जीरो बेटा जी। समझ में आया? क्लियर है? तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या है? ए का बॉन्ड टूटेगा, बी का बॉन्ड टूटेगा और ए बी का बॉन्ड फॉर्म होगा। ए का बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी दूंगा, बी का बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी दूंगा, इनका समेशन ए बी के बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी निकलेगी उसके बराबर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट आपने कर लिया होगा। ठीक है, नोट कर लिया। कौन से होते हैं आइडियल सॉल्यूशन? सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें ये टर्म लिखना बहुत जरूरी है कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी बराबर जीरो होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा। बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे देखो हमें क्या सीखना है, ये क्या बोलता है, अभी इससे कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। देखो क्या कहता है कि जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो, जैसे आपने ए लिया था, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे आपने ए लिया था और बी लिया था और फिर आपने ए बी बनाया, तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल तब होगा जब ए बी के इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा जी, क्या होगा? जो ए बी के इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू होगा ए एंड बी के इंटरेक्शन के मैग्नीट्यूड के, ए और बी के इंटरेक्शन के मैग्नीट्यूड के। उस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? ए बी का इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड जब बराबर हो जाए ए और बी के इंटरेक्शन के, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, लेकिन कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो अप्रोच करते हैं आइडियलिटी की तरफ, मतलब वो थोड़ा बहुत आइडियल कैरेक्टर शो करते हैं। क्या क्या एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे एनहेक्सेन, एनहेप्टेन,
ठीक है भाई, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। सेकेंड, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन को शो करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया, क्लियर है। सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 के होती है और डेल्टा बी मिक्सिंग भी 0 के बराबर होगी। कौन से सॉल्यूशन होंगे? जहां ए बी के इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड मेरा बराबर होगा ए और बी के इंटरेक्शन के मैग्नीट्यूड के। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमें पढ़ना है फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे। आगे हमें देखना है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे। जरा इसको भी देख लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे? सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। बोलो भाई, सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन। क्लियर है? अरे भाई, जो ओबे कर रहे थे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, किसी भी कंसेंट्रेशन पे, वो तो थे आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं कर रहे उनको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू 0। या तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 आता है, या डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 आएगा, या इसका रिवर्स, ये भी लेस देन 0 और ये भी लेस देन 0। तो समझते हैं। तो ऐसे में नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में बेटा जी डिवाइड किया गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पहले हैं वो हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें राउल्स लॉ से। क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करें राउल्स लॉ से। बहुत बढ़िया, क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्स लॉ से। और कुछ ऐसे होंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। किससे? राउल्स लॉ से। अब देखते हैं जरा कौन से क्या होंगे, कौन से क्या होंगे। तो ये क्या कहता है? अच्छा, वहां पर बेटा जी ध्यान से समझना, वहां पर ऐसा था कि ए बी के इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए ए और बी के इंटरेक्शन के, तो उसको हमने आइडियल सॉल्यूशन बोल दिया था। नॉन आइडियल के पॉजिटिव केस में क्या होता है कि ए बी के इंटरेक्शन, ए बी मतलब फिर से समझो, आपने ए सॉल्यूशन लिया था और आपने बी लिया था कोई सॉल्वेंट, ठीक है। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद मेरे यहां पर सॉल्यूशन बना। अब ये सॉल्यूशन में ए और बी दोनों हैं, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन में ए और बी दोनों हैं, तो अगर ए बी के इंटरेक्शन, ध्यान इसको लिख लेना ध्यान से, ए बी के इंटरेक्शन वीकर हो, कम हो देन ए एंड बी के इंटरेक्शन से। बहुत बढ़िया। जब ए बी के इंटरेक्शन वीकर हो, ए बी के इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम आए, और ए और बी के इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्स लॉ से। क्लियर है? जब ए बी के इंटरेक्शन मतलब जो ए बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो अगर वीकर है देन ए और बी के इंटरेक्शन, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्स लॉ से। ठीक है। अच्छा, जो नेगेटिव डेविएशन होंगे वो इसका उल्टा होगा। नेगेटिव डेविएशन वाले में क्या है, ये मेरा ए ले लिया, यहां पर मैंने कोई बी ले लिया, अब इन दोनों को मैंने मिक्स किया, इन दोनों को मिक्स करने के बाद ए बी, तो अगर ए बी के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाए देन ए एंड बी के इंटरेक्शन से, जब ए बी के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाए ए और बी के इंटरेक्शन से, तो उस टाइम पर
उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्स लॉ से, कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी वो है जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्स लॉ से। तो ये तो आपने मोटा माटी समझ लिया कि पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब हमें पढ़ना है इसका एक एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उसने वीकर इंटरेक्शन दिखा दिए, और दूसरा फिर हम पढ़ते हैं इसका ग्राफ। ठीक है भाई, चलो नोट कर लिया, जल्दी बोलो, नोट कर लिया? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाँ भाई, जरा देखें, जरा देखें, पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से कब, पॉजिटिव डेविएशन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या क्या बोला मैंने, इसमें ए बी के जो इंटरेक्शन होंगे वो वीक होंगे, ए बी के इंटरेक्शन जो होंगे वो वीक होंगे देन ए एंड बी बी के इंटरेक्शन के। क्लियर है? चलो देखते हैं एग्जाम्पल है इसका। इसका जो एग्जाम्पल है वो है इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, आई होप आपको पता हो। इथेनॉल बेटा देखो बेटा जी, CH3 CH2OH ये हमारा होता है इथेनॉल। एसीटोन CH3CO CH3, प्रोपेनोन भी बोलते हैं इसको, प्रोपेनोन का कॉमन नेम है एसीटोन। तो देखो क्या कहता है, देखो जो हमारा इथेनॉल है ना बेटा जी, ये मेरा ए मान लो, और इसको मैंने जब ये लिया, इसको मेरा बी मान लो। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि इथेनॉल में ना, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, दिख रहा होगा। जरा मैं समझाता हूं। ठीक है, CH3 CH2OH, यहां देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है whenever hydrogen atom is attached to an electronegative atom। क्या बोलता है? whenever hydrogen atom is attached to an electronegative atom, यहां पर हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, एंड इट कैन फर्दर अटैच टू अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो फिर से टेंडेंसी रखता है किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होने की। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो मॉलिक्यूल जो होते हैं टाइटली पैक्ड होंगे, तो ये बहुत पास पास रहेंगे। तो पास पास रहेंगे तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। एसीटोन में ये चीज नहीं है, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इथेनॉल में है। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को मिला दिया, तो ये जो मिक्सचर बनेगा ए बी का जो मिक्सचर बनेगा, तो इस मिक्सचर में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, क्योंकि मिक्सचर में इनके तो बॉन्ड जो हैं वो टूटेंगे और ए और बी के बीच के नए बॉन्ड जुड़ेंगे। तो अगर इनके बॉन्ड टूट रहे हैं और इसके बॉन्ड जुड़ रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो खुल जाएंगे, उनके जो इंटरेक्शन होंगे वो वीक होंगे। जबकि ए और बी के इंटरेक्शन, अगर ए के इंटरेक्शन देखे जाएं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और ए बी के इंटरेक्शन जो यहां पर हो गए बहुत वीक हो गए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहां पर थी वो इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग खो दी यहां पे। क्लियर है? समझ में आ गया? फटाफट से इसका ग्राफ भी देख लो, फटाफट से देख लो। पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से, अगर पॉजिटिव डेविएशन समझना है तो राउल्स लॉ का ग्राफ आप पिछली वीडियो जाओ, वहां पर राउल्स लॉ पूरा समझाया हुआ है और उसका ग्राफ भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखो क्या आया था उसका ग्राफ, कुछ ऐसा था। यहां पर वेपर प्रेशर, और यहां पर था मेरा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ए और बी का ले रहे हैं। यहां पर काई ए की वैल्यू 0, यहां पर काई ए बढ़ता बढ़ता 1 तक पहुंच गया, यहां पर काई बी की वैल्यू 1, और यहां पर मेरा काई बी जो होगा वो 0 हो गया। तो ये इसका ग्राफ था। ठीक है, ठीक है, ये इसका ग्राफ था। यहां पर काई ए देखो ऐसे था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए
इंटू काई ए। तो जब काई ए की वैल्यू 1 होगी, काई ए की वैल्यू 1 होगी, तो जो पी ए का ग्राफ होगा वो पी नॉट ए। तो यहां पर ये मेरा पी नॉट ए था, ठीक है, और पी बी बराबर पी नॉट बी काई बी। जब काई बी की वैल्यू यहां पर 1 है तो उस टाइम पे ग्राफ काई बी की वैल्यू 1 है, तो पी बी की वैल्यू किसकी होगी, पी नॉट बी के बराबर थी। तो ये मेरा बेटा जी ग्राफ हुआ करता था, ठीक है। ये मैंने लिखता था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, और ये लिखता था पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी इंटू काई बी, और ये मेरा होता था पी टोटल जो कि पी ए प्लस पी बी था। ये मेरा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ हुआ करता था, जो राउल्ट्स लॉ को, बट नॉन आइडियल का है ये तो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता, ये क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो असल में ग्राफ को ऐसा दिखाना चाहिए था, असल में ग्राफ को ऐसा दिखाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ग्राफ ऊपर से जाता है, ग्राफ ऊपर से जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ये मेरा ग्राफ होना चाहिए था, ये इसने पॉजिटिव डेविएशन दिखा दिया। टोटल में भी क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है भाई, क्लियर है। राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा तो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में ग्राफ ऊपर से जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। एबी के इंटरेक्शन वीक क्यों हुए, क्योंकि पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट थी, जब वो सॉल्यूशन में आया नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई तो इंटरेक्शन वीक हो गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, नीचे आते हुए स्ट्रांगनेस खो दी तो वीकर हो जाएंगे। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा। आगे बस अब फाइनल टॉपिक रह गया बेटा जी एक, क्या, नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ। हम उसका भी ग्राफ देखते हैं, उसका भी ग्राफ देखेंगे कि पॉजिटिव के केस में तो ऊपर से ग्राफ क्या, अब देखते हैं नेगेटिव के केस में क्या होगा। चलो भाई समझते हैं जरा इसको। तो देखो, अगर नेगेटिव डेविएशन है, अगर नेगेटिव डेविएशन है राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन है, तो हम क्या कहते थे कि AB के इंटरेक्शन, AB के इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगे, AB के इंटरेक्शन स्ट्रांग होंगे देन AA और BB के इंटरेक्शन के, AA और BB के इंटरेक्शन के। तो जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो चलो देखते हैं इसका क्या। देखो पहले अगर क्लोरोफॉर्म की देखे जाए तो क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्लियर है। एसीटोन की देखी जाए, एसीटोन के में कुछ नहीं है। इसको बेटा जी ए मान लो, इसको मान लो बी। तो जब ये सोल्यूशन बनाएगा तो यहां पर देखा गया, ये देखो ध्यान से समझो, CH Cl 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 C डबल बॉन्ड O CH3 तो देखो किस टाइप की बॉन्डिंग नजर आ रही होगी। वेरी गुड। व्हेनेवर हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ध्यान समझो भाई, ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कब से हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए तो हम करते थे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ClBrI, कार्बन तो वहां पर है ही नहीं। तो देखो यहां पर ये कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां पर ये कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहां पर भी इससे खींच रहा है। इसके ऊपर भयंकर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भयंकर पॉजिटिव चार्ज। यहां भी डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, तो इसके ऊपर भयंकर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो इसका न्यूक्लियस हो गया होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, तो ये हाइड्रोजन को खींच के रखेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच के रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करेगा। व्हेनेवर हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट कैन फर्दर अटैच टू अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाएगी। तो यहां पर जैसे ही मेरे AB के इंटरेक्शन बनेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही बनेगी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही बनेगी तो इंटरेक्शन कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग, इंटरेक्शन हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग। तो ए बी के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए ए और बी के इंटरेक्शन से। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ में पढ़ते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। पहले कुछ भी नहीं था, जैसे ही सॉल्यूशन बनाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिए, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए, तो ए बी के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए। देन ए और बी के इंटरेक्शन के ग्राफ देख लो। इसका ग्राफ क्या है, अगर मैं वही करूं वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर यहां पर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अरे ये थोड़ा सा ना अलग अलग है, ठीक है, ये साथ में नहीं है, ये एग्जांपल समझा रखा है, ठीक है, इसको डब्बे में डाल देते हैं, अलग है। तो यहां पर क्या है, काई ए की वैल्यू 0, यहां पर काई ए जो हो गया 1 हो गया, यहां पर काई बी की वैल्यू 1, यहां पर काई बी हो गया 0। ये ग्राफ ऐसे था, ठीक है, यहां पर था मेरा पी नॉट ऑफ ए, ये हो गया मेरा पी नॉट ऑफ बी, और ये हुआ करता था बेटा जी पी टोटल, जो पी ए पी बी के बराबर हुआ था। ये पी ए होता है पी नॉट ऑफ ए काई ए। ये वाला जो ग्राफ था पी बी बराबर पी नॉट ऑफ बी काई बी, ये मेरा पी टोटल था। ये कब था, ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था जो बताता था कि काई ए की वैल्यू काई बी की वैल्यू पी ए वो डिसाइड करेगा कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के। तो पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए की हेल्प से बनाते थे, या फिर पी बी बराबर पी नॉट बी काई बी की हेल्प से बनाते थे। ये तब हुआ करता था जब ये राउल्ट्स लॉ था। अब ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पार्ट है, तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्ट्स लॉ से। तो यहां पर ग्राफ जो है नीचे से चले जाता है बेटा जी, ध्यान से समझ लेना इसको। यहां पर जो ग्राफ होगा वो नीचे से जाएगा और टोटल का ग्राफ भी नीचे से जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हमेशा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा करता है। नॉन आइडियल से ज्यादा पूछ लेता है क्योंकि यहाँ पे भी ग्राफ पढ़ने होते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई आइडियल सॉल्यूशन का तो ग्राफ पढ़ा ही नहीं। अरे आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करें, तो उनका ग्राफ वही होगा जो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। जो ये मैंने नीचे डेविएशन करके दिखाया ये मत दिखाओ, केवल डॉटेड लाइन बनाओ, तो वो मेरा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बन जाएगा। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन वो आइडियलिटी जैसे उसमें होता था राउल्ट्स लॉ में, वैसे ही इसको दिखाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ तो भाई, तो आज हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड खत्म कर दिया है। हम आगे बढ़ गए, हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिए, हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम पहुंच जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तक। और जब मैंने आपको पहले ही लेक्चर में अपने बताया था कि हम किस किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वो तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक ये वाले लेक्चर्स आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो इतना समझ लेना, इतना कर लेना, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम थोड़ा सा पहले आइजियोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। खुश रहो, पढ़ते रहो, ओके।